एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखो, हमने पिछले वीडियो में अपना फ्रांस की क्रांति वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, फ्रांसीसी क्रांति। आज हम करेंगे उसका पार्ट 2 और पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज यानी कि फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। ये मैंने पार्ट जो है, मतलब मैं इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों को पढ़ा रही हूँ, तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हो इसी चैनल पे, ठीक है? क्योंकि टेक्स्ट तो पूरा सेम ही रहता है, बस ये कि हिंदी में लिखा है वहाँ इंग्लिश में लिखा होता है। अब आते हैं अपने पार्ट पे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो ज़रूर देखिएगा, तब आप कनेक्ट कर पाएंगे पूरे चैप्टर को अच्छे से। होता क्या है, अगर हम बात करते हैं सन 1774 में जो बुर्बो राजवंश था, ठीक है, तो बुर्बन बोलते हैं इंग्लिश में हम जब बात करते हैं, तो बुर्बन जो फैमिली है राजाओं की, वहाँ पे लुईस 16 जो है फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ, यानी कि वो राजगद्दी पर बैठे। अब उस समय तक उनकी उम्र केवल 20 साल की थी। वो केवल, आप इमेजिन करो कि 1774 का टाइम है, एक राजकुमार है बहुत सुंदर सा, और वो 20 साल की उम्र में राजगद्दी पर बैठ जाता है। बुर्बन वंश का राजकुमार है वो। अब उसकी शादी होती है, उसका जो विवाह होता है वो एक ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनिएट के साथ होता है। और जब राजरोहण का टाइम होता है, मतलब जब वो सिंहासन पर बैठता है, अपॉन हिज असेशन, मतलब जब वो सिंहासन पर बैठता है, उस समय उसका राजकोष जो होता है, पूरा उसका जो खजाना है, वो दिखता है कि भाई मेरा पूरा खजाना खाली है। अब खजाना खाली क्यों होता है, इसके रीजंस लिखने के लिए आते हैं, तो लंबे समय तक चले युद्धों के कारण, बहुत युद्ध चल रहे थे फ्रांस में उस समय, बहुत लंबे लंबे युद्ध चल रहे थे, उसके कारण अब युद्ध होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एक राजा के पास खर्चे भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो जितने भी फ्रांस के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे, वित्तीय संसाधन थे, वो सारे के सारे नष्ट हो गए थे। फाइनेंशियल रिसोर्सेज समझते हो ना, जहाँ से पैसा आता है, वो सब नष्ट हो रहा है, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब वर्साई के विशाल महल और राज दरबार की शान शौकत को बनाए रखने के लिए ये फिजूल खर्ची का बोझ अलग से राजा के ऊपर लगा हुआ था, है ना। अब लुईस 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी। अब होता क्या है, यहाँ पे 13 उपनिवेश थे, कॉलोनीज जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, अमेरिकन कॉलोनीज थी ये 13। अब ये सब के सब ब्रिटेन के अंडर में थी, तो ब्रिटेन से मुक्त कराना था, तो फ्रांस ने क्या किया, मदद करी इन कॉलोनीज की, अमेरिकन कॉलोनीज की। और ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन दुश्मन था फ्रांस का भी, ब्रिटेन दुश्मन था यहाँ अमेरिका का भी, तो इनसे मुक्त कराने के लिए मदद करने के चक्कर में खुद कर्जे में आ गया हमारा राजा। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिवरे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिवरे का बोझ चढ़ा हुआ था। 10 अरब लिवरे का और चढ़ गया और 2 अरब लिवरे का पहले से चढ़ा हुआ था। इतना ज़्यादा कर्जा हो गया अब राजा के ऊपर। सरकार से जो भी कर्जदाता थे, अब 10% ब्याज की मांग करने लगे कि भैया 10% आप टैक्स दी, मतलब इंटरेस्ट दीजिए, हमने आपको पैसा दे रखा है तो राजा को तो देना तो पड़ेगा ही। अब इसका रिजल्ट ये हुआ, फलस्वरूप जो फ्रांसीसी सरकार थी, अपने बजट में उन्होंने बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। आप एक बजट बनाते कि हम इस साल अपने राज्य में ये चीज़ों पे खर्चा करेंगे, बट एक इतना सारा पोर्शन तो आपका टैक्स में ही चला गया, आपके बजट का ये हो रहा था। अब राजा को पैसा तो चाहिए था अपने नियमित खर्चों के लिए, जैसे सेना का रख रखाव है, राजा को आर्मी रखनी पड़ती थी, राज दरबार के काम देखने पड़ते थे, सरकारी जो ऑफिसर्स थे, कार्यालय थे, वहाँ पैसा देना पड़ता था, उनकी तनख्वाह जाती होगी, लोगों की यूनिवर्सिटीज़ थी, उनको चलाने के लिए खर्चा होता था। तो जितनी पूरा जो हमारी फ्रांसीसी सरकार थी ना, वो लोगों से कर यानी टैक्स में वृद्धि करने लगी, टैक्स इंक्रीज करने लगी, और बाध्य हो गई, बेचारी फोर्स हो गई कि अब कहाँ से पैसा लाएं, तो लोगों पे टैक्स लगाने लग गई। पर ये कदम नाकाफ़ी था, बट ऐसा नहीं था कि सफिशिएंट था कि आपने टैक्स लगा दिया और आपका काम हो गया, नहीं, तब भी नहीं समझ आ पा रहा था कि आगे क्या किया जाए। अब 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज जो था वो 3 स्टेज में बटा हुआ था, यानी कि ऐसा समझ लो 3 लेवल पे बटा हुआ था, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, 3 लेवल पर यानी 3 स्टेट में बचा हुआ था। और जो टैक्स था ना, वो केवल थर्ड स्टेट के लोग ही अदा करते थे। अब 3 स्टेट कैसे थे, पहले ये पढ़ लो। फर्स्ट स्टेट में आता था पादरी वर्ग, जो चर्च वगैरह में जो लोग काम करते थे वो। दूसरे में आते थे जो नॉबल्स हैं, नॉबल्स मीन्स अमीर लोग हो गए, कुलीन वर्ग हो गया, ठीक है। और तीसरे स्टेट में आ जाते थे भाई बड़े बड़े व्यापारी भी आते थे, अदालत में काम करने वाले लोग भी थे, वकील भी थे, किसान भी थे, छोटे छोटे मजदूर भी थे, नौकर भी थे, भूमिहीन मजदूर भी थे, छोटे किसान, ये सब थर्ड स्टेट में थे। तो टैक्स दे कौन रहा था, केवल थर्ड स्टेट वाले लोग दे रहे थे, ना फर्स्ट स्टेट देता था ना सेकंड स्टेट देता था। तो थर्ड स्टेट वाले जो थे बड़े परेशान हो गए थे। वर्गों में विभाजित था ये फ्रांसीसी समाज, मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का ये अंग था। अब प्राचीन राजतंत्र ओल्ड रिजीम की बात करें तो पद का प्रयोग सामान्यतः, अगर हम ये वर्ड का यूज़ करते हैं ओल्ड रिजीम, तो 1789 के पहले जो व्यवस्था थी
उसके लिए हम ये शब्द यूज़ करते हैं। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग, अगर इस वर्ड का प्रयोग हम करते हैं तो हम 1789 के पहले जो फ्रांसीसी समाज था जिसमें संस्थाएं थी उसके लिए करते हैं। अब आपको फोटो मैंने जो अभी दिखाई थी जिसमें हमने बताया फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, उसी की बात चल रही है कि चित्र 2 में फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। ये चित्र पूरी आबादी में लगभग 90% तो हमें पता है किसान थे, लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बड़ी कम थी। लगभग 60% किसानों पर जो कुलीन वर्ग है, नॉबिलिटीज़ हैं, अमीर लोग हैं और चर्च के लोग हैं वो थे। सारी ज़मीन तो अमीरों के पास थी, चर्च के पादरियों के पास थी, इन पे चली गई थी। और जो बेचारा तीसरा स्टेट था वो अमीरों का, तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार हो गया था। तीसरे स्टेट में जो अमीर लोग